हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी नैनीताल के रहने वाले अखिलेश जी की है। चलिए इस कहानी को हम अखिलेश जी के नज़रिए से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इसी गांव में मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। वह घटना इतनी ज़्यादा डरावनी और खतरनाक थी कि उस दिन मैंने साक्षात मौत के दर्शन किए थे। मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि मौत कैसी होती है और जब किसी इंसान की आंखों के सामने उसको अपनी मौत दिखाई देती है तो उसे कैसा महसूस होता है। इन सभी चीज़ों से मैं उस गांव में हुए एक हादसे में रूबरू हो गया था। दरअसल हमारे गांव के बगल में ही एक स्टेट हाईवे है और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने उस हाईवे पर होने वाली कई डरावनी घटनाओं के बारे में सुना था। डरावनी घटनाओं के बारे में तो मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन उस हाईवे पर एक जगह ऐसी थी जहां पर महीने में कई बार कई लोगों के एक्सीडेंट होते थे और उन एक्सीडेंट में कई लोगों की जान जाती थी। इसी वजह से अब लोग उस हाईवे पर वो जो जगह थी उधर जाने से भी डरते थे। अगर कोई गांव का आदमी उस तरफ से गांव की तरफ आ रहा होता था और अगर वो किसी बाइक या फिर किसी गाड़ी से आ रहा होता था तो वो उस जगह के आते ही अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा धीमा कर लेता था और बड़ी ही सावधानी से उस जगह को पार करता था, क्योंकि उस जगह पर कई बार तेज़ रफ्तार वाहनों की इतनी भयंकर टक्कर होती है कि उस टक्कर में कम से कम एक आदमी की जान तो जाती ही है। जब मैं छोटा था तो मैंने मेरे गांव में सुना था कि उस जगह पर किसी डरावनी शक्ति का साया है। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि वहां पर जो लोग मरते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है और उन्हीं लोगों की आत्मा वहां पर वो एक्सीडेंट करवाती है। उस जगह पर एक्सीडेंट दिन के बजाय रात के समय में ज़्यादा होते थे। दिखने में तो वो सड़क काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी थी, यानी कि जिस जगह पर वो एक्सीडेंट होते थे वहाँ पर ना ही तो कोई घुमाव था और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को कोई चीज़ दिखाई ना दे और उसका एक्सीडेंट हो जाए। बल्कि वो सड़क तो बिल्कुल सीधी थी, ना ही उसके साइड में कोई ज़्यादा पेड़ पौधे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते थे। और वो जो एक्सीडेंट होते थे उनमें ज़्यादातर गाड़ियाँ उस सड़क के बगल में जो छोटी सी खाई थी उसमें जाकर गिरती थी। अब कई लोगों का तो ये भी मानना था कि गाड़ी अपने आप ही उस खाई में जाकर गिर जाती है, यानी कि उस वक्त कुछ ऐसा होता है कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं चलता है और अचानक से ही गाड़ी उस खाई में जाकर गिर जाती है। मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों के लिए अब वो एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि हर महीने में लगभग 4 से 5 एक्सीडेंट उस जगह पर होते ही रहते हैं। और जब भी उस जगह पर कोई एक्सीडेंट होता है तो या तो एक्सीडेंट होते ही किसी गाड़ी का टायर फट जाता है और उस टायर फटने की आवाज़ को सुनकर हम लोग समझ जाते हैं कि शायद ये उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद हम लोग दौड़कर वहाँ पर चले जाते हैं। या फिर एक्सीडेंट होते ही कुछ ही देर में उस एक्सीडेंट की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और खबर मिलते ही गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो उस एक्सीडेंट में जो एक आधे लोग जिंदा बचते हैं वो लोगों को बताते हैं कि हमारी गाड़ी तो आराम से सीधी सड़क पर चल रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से ही कैसे गाड़ी अपने आप ही इस खाई में आकर गिर गई। हमने यह बात किसी एक दो इंसान से नहीं बल्कि उस जगह पर एक्सीडेंट होने वाले कई लोगों के मुंह से यह बात सुनी थी। अब जब भी वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता था और हम लोग जब वहाँ पर जाते थे तो पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते थे कि शायद आज भी जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है वो यही बात बोलेंगे कि हमारी गाड़ी अपने आप ही खाई में जाकर गिर गई। अब उस जगह पर आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां अपने आप ही उस खाई में जाकर गिर रही थी, ये आज तक भी मुझे समझ में नहीं आया था। और कभी कभार मैं बार बार मेरे मन में सोचता था कि ये गांव वाले लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं की बात करते हैं
और कहते हैं कि वहाँ पर किसी आत्मा का साया है जो कि ये एक्सीडेंट करवाती है। तो उन लोगों की यह बातें पहले तो मुझे अफवाह लगती थी। मैं सोचता था कि शायद गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही वो एक्सीडेंट होता है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये आता था कि अगर एक्सीडेंट हो तो किसी दूसरी जगह पर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसी एक फिक्स जगह पर, उसी फिक्स दूरी में वो सभी एक्सीडेंट क्यों होते हैं। दरअसल जिस दूरी में वो एक्सीडेंट होते थे उसके एक तरफ तो पेट्रोल पंप था और दूसरी तरफ कुछ दुकानें बनी हुई थीं। उस पेट्रोल पंप और उन दुकानों के बीच की दूरी में ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते थे और उस दूरी के बीच में हुए एक्सीडेंट में कम से कम एक व्यक्ति की जान तो जाती ही थी। लोगों का ऐसा मानना था कि वहाँ पर जो आत्मा है वो लोगों की बलि लेती है। इसी वजह से जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कम से कम एक इंसान तो मरता ही है, क्योंकि वह एक्सीडेंट उस आत्मा का करवाया हुआ होता है और वो किसी इंसान की बलि लेने के लिए ही एक्सीडेंट करवाती हैं। इसके साथ ही गांव वालों का ये भी कहना था कि जो लोग वहाँ पर मर जाते हैं उनकी आत्मा को भी कभी मुक्ति नहीं मिल पाती है और मरने के बाद उन लोगों की आत्मा वहीं पर भटकती है। मरने के बाद उनकी आत्मा भी एक शैतानी बुरी आत्मा बन जाती है और जो आत्मा पहले से वहाँ पर एक्सीडेंट करवा रही होती है उसके बाद उस मरने वाले की आत्मा भी ठीक उसी की तरह बन जाती है और अब वो भी वहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट करवाती है। जब मैं गांव वालों के मुंह से यह बात सुनता था तो मैं सोचता था कि आखिर किसी मरने वाले की आत्मा ऐसा क्यों करेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि कभी जीवन में मेरे साथ ही एक ऐसी घटना होगी जिसके होने के बाद मुझे इन सभी चीज़ों की सच्चाई के बारे में पता चलेगा और मैं खुद उस घटना से रूबरू होऊंगा। मैंने मेरे जीवन में यह चीज़ कभी नहीं सोची थी कि एक दिन मुझे भी उस हादसे का शिकार होना पड़ेगा और जब उस हादसे का मैं शिकार होऊंगा तो वहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके होने के बाद मुझे साक्षात अपनी मौत के दर्शन होंगे और वो सब कुछ मेरे लिए इतना ज़्यादा डरावना होगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। दरअसल जब से मैं पैदा हुआ था तब से मैंने किसी दूसरे इंसान के एक्सीडेंट की ही कहानी सुनी थी, लेकिन कुछ सालों पहले ही मेरा भी उसी जगह पर एक एक्सीडेंट होता है और जब वो एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक था कि उस वक्त मेरी तो रूह ही कांप गई थी। और उस चीज़ के होने के बाद वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये बातें इतनी भरा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल आज से लगभग 3 साल पहले हमारे गांव में ही मेरे एक दोस्त की शादी थी। दोस्त की शादी होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं शुरू से ही उसकी शादी के हर प्रोग्राम में शामिल हो रहा था। पूरी शादी के दौरान मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है, पर जिस दिन मेरे दोस्त की बारात गई थी उस दिन मेरे साथ वह डरावना हादसा हुआ था। दरअसल उस दिन हम गांव के सभी लोग हंसी खुशी मेरे दोस्त की बारात लेकर हमारे गांव से थोड़ी ही दूर दूसरे गांव में उसकी बारात लेकर गए थे। बारात लेकर जाते वक्त तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहानी में बताया है कि उस जगह पर जो भी एक्सीडेंट होते थे वो रात के टाइम पर ज़्यादा होते थे, दिन के टाइम पर बिल्कुल कम होते थे। उस दिन हम लोग दिन के लगभग 3 बजे ही मेरे दोस्त की बारात लेकर हमारे गांव से निकल गए थे। अब अगर आप लोगों में से कोई गांव से बिलोंग करता है तो वो ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता होगा कि गांव की बारात में ज़्यादातर सवारी गाड़ियां ही जाती हैं। यानी कि शहरों में तो जब लोग बारात लेकर जाते हैं तो बड़ी बड़ी बस लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में 7-8 गाड़ियों में ही पूरी बारात आ जाती है। इसी वजह से गांव में कोई भी बारात में बस की बुकिंग नहीं करता है। और उस दिन भी हम लोग जब मेरे दोस्त की बारात लेकर गए थे तो एक सवारी गाड़ी में ही बैठ कर गए थे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे गांव में उस दिन मेरे दोस्त की शादी के साथ साथ ही गांव में एक दूसरी शादी भी थी और वह भी एक लड़के की ही थी और उसी दिन उस लड़के की भी बारात गई थी। यानी कि उस दिन हमारे गांव से 2 बारात गई थी, लेकिन मैं मेरे दोस्त वाली बारात में गया था। अब दोस्त की शादी में अच्छे से डांस वांस करने के बाद हम लोग खाना वाना खाकर वापस आकर
हमारी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। उस वक्त मैं उस गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठा था, यानी कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर, और उस वक्त आगे की सीट पर ड्राइवर, मेरा एक दूसरा दोस्त और उसके साथ मैं बैठा था। मतलब आगे वाली सीट पर हम कुल 3 लोग बैठे थे। इसके साथ ही पीछे गांव के कुछ एक आध बुजुर्ग लोग, और जो भी लोग गाड़ी में बैठे थे वो सभी गांव के ही थे। इसके बाद हम लोग वहां से रवाना होते हैं। उस गांव से हमारे गांव के बीच की दूरी लगभग 2 घंटे की थी, और अब हमारी गाड़ी बड़े ही आराम से हमारे गांव की तरफ आ रही थी। उस वक्त रात के यही कोई 11 बजे का वक्त हो रहा होगा, और 10 बजे के आसपास में हम लोग लड़की वाले के घर से रवाना हो गए थे। अब इस चीज़ को सुनकर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से झूठ बोल रहा हूँ, और वो इसीलिए सोच रहे होंगे कि 10 बजे भी भला कोई बारात वापस रवाना होती है क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव की शादियों में बारात जल्दी ही वापस आ जाती हैं, और अगर आप में से कोई गांव से बिलोंग करता है तो वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता होगा। अब उस रात हम लोग 10 बजे वहाँ से रवाना हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस गांव से हमारे गांव की दूरी लगभग 2 घंटे की थी, यानी कि 10 बजे रवाना होने के बाद हम लोग रात के 12 बजे के आसपास हमारे गांव पहुंचने वाले थे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग अब हमारे गांव के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। हमारी गाड़ी अब हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। उस वक्त तक लगभग सभी लोग नींद में थे। गाड़ी में सिर्फ मेरे और ड्राइवर के साथ साथ मेरे बगल में मेरा वो जो दूसरा दोस्त बैठा हुआ था। अब हम 3 लोग ही जग रहे थे, और हम तीनों ही आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। अभी हम लोग आपस में बातें करते हुए आ ही रहे थे कि तभी उस वक्त हमारी गाड़ी उस पेट्रोल पंप के पास में पहुंचती है, और उस पेट्रोल पंप पर पहुंचने से पहले ही दूर से ही हमें सामने की तरफ से एक दूसरी गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि अब कुछ ही पलों में आगे चलकर हमारे साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उस गाड़ी के दिखाई देने के बाद भी हम तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे, और गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही थी। लेकिन तभी अचानक जैसे ही हमारी गाड़ी उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने पहुंचती है, और जो सामने की तरफ से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी वो भी उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने पहुंचती है, तो उस वक्त उस गाड़ी के और हमारी गाड़ी के बीच में लगभग 100 मीटर का ही फासला रहा होगा कि तभी वो जो सामने वाली गाड़ी थी वो अचानक से ही उस पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ती है, और उस गाड़ी को अचानक से ही पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ता हुआ देखकर हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर था वो हमारी गाड़ी के पूरे ब्रेक लगा देता है, और अचानक से गाड़ी के इस तरह से ब्रेक लगते ही हमारी गाड़ी के टायर फिसलते हुए अब आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि हमारी पूरी गाड़ी ही फिसलते हुए आगे की तरफ जाती है। तब शायद हमारे ड्राइवर ने सोचा था कि अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो मेरी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, और तब तक जो सामने की तरफ गाड़ी है वो उस पेट्रोल पंप की तरफ चली जाएगी। लेकिन तभी अचानक से हम लोगों ने क्या देखा कि वो जो गाड़ी थी वो सड़क के बीचों बीच वहीं पर रुक जाती है, और उसको वहाँ पर रुकते ही अचानक से ही हमारी गाड़ी उसके अंदर जाकर ठोक जाती है। ये सब कुछ सिर्फ 3-4 सेकंड के अंदर ही हुआ था, और इतना ज़्यादा अचानक से हुआ था कि किसी को भी संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। लेकिन उस सामने वाली गाड़ी में हमारी गाड़ी ठुकने से पहले मुझे इतना तो दिखाई दे गया था कि वो जो सामने गाड़ी है वो एक पिकअप है, यानी कि वो एक पिकअप गाड़ी थी जो कि उस वक्त अचानक से पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ी थी, और पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ते ही वो बीचों बीच सड़क पर रुक गई थी, और इसी वजह से हमारी गाड़ी अचानक से उसमें जाकर ठुक गई थी। लेकिन उस वक्त वो जो टक्कर हुई थी वो इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि हमारी गाड़ी के आगे वाले दोनों टायर फट गए थे, और गाड़ी का जो आगे का इंजन था वो पूरी तरीके से गाड़ी में अंदर की तरफ आ गया था, और इंजन के अंदर की तरफ आने की वजह से मेरे एक पैर पर बहुत तेज़ चोट लगती है, और वो चोट उस इंजन के अंदर आने की वजह से ही लगी थी। इसके साथ ही गाड़ी में उस वक्त सभी लोग नींद में थे, तो जब अचानक से गाड़ी ठुकी तो गाड़ी ठुकने की वजह से सभी लोगों को एक बहुत तेज़ झटका लगता है, और वो झटका इतना तेज़ था कि गाड़ी में जो लोग पीछे की तरफ बैठे हुए थे वो सारे के सारे आगे की तरफ हमारे ऊपर आकर गिर जाते हैं। इसके साथ ही गाड़ी की जो सीट थी वो अपने आप ही नीचे से उखड़ जाती है। साथ ही
आगे की सीट पर जो हम तीनों लोग बैठे हुए थे, हम तीनों के तीनों ही उस झटके के साथ अचानक से उछलते हैं और अचानक से उछलते ही हमारा सिर गाड़ी के आगे वाले शीशे में जाकर लगता है। जब हमारा सिर गाड़ी के शीशे में लगा तो तीनों लोगों के एक साथ गाड़ी में सिर लगने की वजह से वो गाड़ी का शीशा वहीं पर टूट जाता है और हम लोगों को काफ़ी चोट आती है। उस वक्त मेरे साथ साथ ही गाड़ी में लगभग सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। अब जैसे ही गाड़ी ठुकती है और वो सब कुछ होता है तो कुछ पल के लिए तो वहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है और वो शांति सिर्फ 4-5 सेकंड की ही थी। उस शांति से पहले एक बहुत तेज़ धमाका हुआ था जो कि हमारी गाड़ी के दोनों टायरों के फटने का था। अब जैसे ही वह गाड़ी ठुकी थी तो गाड़ी के ठुकते ही कुछ पल के लिए तो मेरी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उस वक्त मुझे मेरे कानों में पहले तो एक ज़ोर का धमाका सुनाई देता है और उसके बाद लगातार गाड़ी के अंदर से चूं चूं की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे थोड़ा होश आता है और जब मुझे होश आता है तो मैं गाड़ी में मेरे अगल बगल में देखता हूँ। जब मैं मेरे अगल बगल में देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जो ड्राइवर था वो तो गाड़ी के स्टीयरिंग पर बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में पड़ा हुआ है और उसके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आई है जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकल रहा है। इसके साथ ही मेरा जो दोस्त था वो भी बेहोशी की हालत में है और उसके नाक और कान से खून निकल रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी में पीछे की तरफ लोग बैठे हुए थे उन सभी के बुरी तरीके से चोट आई हुई थी और लगभग सभी के सभी लोग उस वक्त बेहोशी की स्थिति में थे। उस वक्त मैं गाड़ी में खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, यानी कि एक तरफ ड्राइवर, एक तरफ मैं और बीच में मेरा वो दोस्त बैठा हुआ था। अब जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत होश आता है तो मैं अपने आप को उस गाड़ी से उतारने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं गाड़ी का फाटक खोलता हूँ और नीचे उतरने के लिए अपने पैरों को उठाने की कोशिश करता हूँ तो उस वक्त मैं चाह कर भी अपने पैरों को नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उस वक्त उस इंजन के अंदर आने की वजह से मेरे पैरों पर बहुत ज़्यादा झटके के साथ चोट लगी थी और इसी वजह से मेरे पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। लेकिन तभी मैं किसी तरह कोशिश करके अपने पैरों को उस गाड़ी से नीचे तो लटका देता हूँ, लेकिन जैसे ही नीचे उतरने के लिए अपने शरीर का वज़न उन पैरों पर डालता हूँ तो मेरे पैर काम ही नहीं करते हैं और मैं किसी लनरे की तरह लड़खड़ाते हुए नीचे सड़क पर गिर जाता हूँ। उस वक्त तक गाड़ी में मेरे अलावा किसी को भी होश नहीं आया था। लगभग सभी लोग बेहोशी की स्थिति में थे और अगर किन्हीं 1-2 लोगों को थोड़ा बहुत होश था भी तो वो भी पूरी तरीके से नहीं था और जो थोड़ा बहुत होश था उसमें भी वो चोट लगने की वजह से अपने दर्द में कराह रहे थे। अब जैसे ही मैं नीचे ज़मीन पर गिरता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आज मेरा यह पैर तो फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उस वक्त जब मैं गौर से मेरे पैर को देखता हूँ तो मेरे पैर में बाहर की तो कोई भी चोट नहीं आई थी, यानी कि बाहर की तरफ से तो एक भी खरोंच मेरे पैर पर नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त पैर में अंदर की ही चोट लगी थी जिसकी वजह से मेरा पूरा पैर सुना पड़ गया था। अब मैं ज़मीन पर पड़ा पड़ा ही अपने आप को हाथों के बल खिसकाते हुए उस सड़क के बगल में जाता हूँ और सड़क के बगल में जाकर मैं पहले तो अपने पैंट को खोलता हूँ और पैंट को खोलकर अपने पूरे पैर को अच्छे से देखता हूँ। उस वक्त मुझे पैर पर बाहर की तरफ से कुछ भी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद मैं वापस अपने पैंट को पहन लेता हूँ। पैंट पहनने के बाद मैं अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता हूँ और अपने घर वालों को फ़ोन करने के लिए जब मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ तो उस वक्त मुझे मोबाइल में टाइम दिखाई देता है और उस टाइम को देखकर एक पल के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है कि शायद आज मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है जैसा गांव के लोग कहते थे, क्योंकि उस वक्त जैसे ही मैंने मोबाइल को ऑन किया तो मैं देखता हूं कि उस वक्त रात के फिक्स 12 बज रहे थे। यानी कि मोबाइल को ऑन करते ही मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर फिक्स 12 बजते हुए दिखाई दिए थे। उस वक्त ना ही तो 12 बजने में एक भी मिनट कम थी और ना ही एक भी मिनट ज़्यादा थी। यानी कि हमारा वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो रात के फिक्स 12 बजे हुआ था। उस टाइम को देखकर आप लोग सोच सकते हो कि उस वक्त मेरे जहन में क्या आया होगा। तभी अचानक से ही मेरी नज़र उस पिकअप की तरफ जाती है और अब मुझे उस पिकअप वाले ड्राइवर पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस वक्त मेरा पैर काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से खड़ा होता हूँ और अपने पैर से लंगड़ाते हुए उस पिकअप की तरफ जाने लगता हूँ। उस वक्त जब मैं उस पिकअप के पास गया
तो उस पिकअप का भी आगे की तरफ का एक टायर फट चुका था और उस पिकअप का जो नीचे डीजल का टैंक था वो भी फट चुका था। इस चीज़ का पता मुझे इसलिए चला क्योंकि उस वक्त उस पिकअप के डीजल की टंकी से डीजल नीचे गिर रहा था और वो सड़क के बगल में ढलान की तरफ आ रहा था। इस चीज़ को देखकर मैं समझ गया था कि इस पिकअप का डीजल का टैंक फट चुका है। लेकिन उस वक्त मुझे उस पिकअप के ड्राइवर को देखना था और उस वक्त मेरे अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि एक बार यह मेरे हाथ आ जाए तो फिर मैं इसकी अच्छे से ठुकाई करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं उस पिकअप के पास जाता हूँ तो पिकअप के बाहर से ही शीशे के अंदर से मुझे उस पिकअप में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक जाता हूँ। उस वक्त मेरे लिए चौंकाने वाली पहली बात तो ये थी कि इतनी भयंकर टक्कर होने के बाद भी उस पिकअप का जो आगे का शीशा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था और उस पर एक भी खरोंच नहीं आई थी, जबकि हमारी गाड़ी का तो पूरा का पूरा आगे वाला शीशा झड़ चुका था। इसके साथ ही उस शीशे के अंदर से मुझे उस पिकअप की ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ दिखाई दिया था उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ गया था, क्योंकि उस वक्त उस पिकअप की ड्राइविंग सीट पर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत बैठी हुई थी और उस औरत के बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। साथ ही उस पिकअप की हल्की सी हेडलाइट की रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, जो कि उस वक्त मुझे उस रात के अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अभी मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो जो औरत उस पिकअप की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी, अब वो उस पिकअप के फाटक को खोलकर नीचे उतरती है और नीचे उतरते ही जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे उसका वह रूप बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावना लगता है। उस वक्त उसने एक साड़ी पहन रखी थी जो कि जगह जगह से फटी हुई थी। इसके साथ ही उसके सिर पर भी काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे। लेकिन उस वक्त उस औरत में मुझे जो सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ लगी वो उसका चेहरा था। उसका चेहरा दिखने में बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ और गला हुआ था। साथ ही उसकी आँखें पूरी तरीके से लाल थीं। उसकी आंखें उस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे कि उसकी आंखों से खून बह रहा हो। साथ ही उसके होंठ जगह जगह से कटे हुए थे और उन कटे हुए होठों से हल्का हल्का खून झलक रहा था। उसके सिर के वो बिखरे हुए बाल अब उसके उस डरावने चेहरे को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। उस पिकअप से उतरते ही वो चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मेरी तरफ आती है और जब वो मेरी तरफ आती है तो मैं डर के मारे पीछे की तरफ हटने लगता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त मेरा वो एक पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैं अचानक से लंगड़ाते हुए जब पीछे की तरफ हटता हूँ तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता हूँ और नीचे सड़क पर गिर जाता हूँ। मेरे सड़क पर नीचे गिरते ही वो चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मेरे एक पैर को पकड़ती है और मेरे उस पैर को पकड़कर मुझे वहाँ से घसीटते हुए उस सड़क के बीचों बीच लेकर जाती है। उस सड़क के बीचों बीच ले जाकर मुझे वहाँ पर पटक देती है। वहाँ पर पटकने के बाद वो मेरे सीने पर अपना एक पैर रखती है। उस वक्त उसका वो पैर भी उसके चेहरे की तरह ही काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसके उस पैर पर लंबे लंबे नाखून थे, लेकिन वो नाखून पूरी तरीके से गले हुए थे। मेरे सीने पर पैर रखने के बाद वह चुड़ैल मुझसे कहती है कि पहचाना मुझे। जैसे ही वो मुझसे ये बात कहती हैं तो एक पल के लिए मेरे माथे की नसें पूरी तरीके से खींच जाती हैं और मैं गौर से उसके उस डरावने चेहरे की तरफ देखने लगता हूँ। जब मैं गौर से उसके उस डरावने चेहरे की तरफ देखता हूँ तो उस डरावने चेहरे में मुझे किसी जाने पहचाने इंसान का चेहरा नज़र आता है। लेकिन उस वक्त उसका वो चेहरा इतना ज़्यादा सड़ा हुआ था कि मैं ठीक तरीके से उसके उस चेहरे को समझ नहीं पाया। लेकिन मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये चेहरा कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अब मैं उसके उस सड़े हुए चेहरे को मेरे मन ही मन में स्कैन करके उसको थोड़ा अच्छा बनाकर समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चेहरा मैंने पहले कहा देखा है। अभी मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो चुड़ैल की तरह दिख रही औरत फिर से बोलती हैं कि तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे ही गांव की रहने वाली हूँ और मेरा नाम संगीता है। आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ पर इसी जगह पर एक एक्सीडेंट में मर गई थी और शायद तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में याद भी होगा, क्योंकि जब मेरा वह एक्सीडेंट हुआ था तो तुम गांव के सभी लोग यहाँ पर आए थे और उन गांव के लोगों में तुम भी थे। जब मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो एक पल के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए।
मैं सोचता हूँ कि अगर ये उस दिन एक्सीडेंट में मर गई थी तो फिर अब मेरे सामने कैसे है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये उस औरत की आत्मा है। और अब ये चीज़ समझ में आते ही मुझे गांव वालों की वो चीज़ भी समझ में आ जाती है कि गांव वाले सही बात ही कहते थे कि मरने के बाद उन लोगों की आत्मा वहीं पर भटकती है। और शायद इस औरत के मरने के बाद इसकी यह आत्मा आज तक यहीं पर भटक रही है। अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि यह कोई जिंदा औरत नहीं है, बल्कि ये एक मरी हुई औरत की आत्मा है जो कि अब एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी है। अब मैं मेरे मन ही मन में यह चीज़ सोच ही रहा था कि तभी मुझे वो चुड़ैल फिर से कहती है कि जब मैं मरी थी तो उस वक्त तुम थोड़े छोटे थे, लेकिन अब तुम ही मुझे बताओ आखिर उस दिन मेरी क्या गलती थी। मैं तो उस गाड़ी में बगल में आराम से सोई हुई थी कि तभी अचानक से मुझे मेरे कानों में सिर्फ एक धमाका सुनाई दिया था। उसके बाद मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था इसका मुझे आज तक भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि मेरे मरने के बाद तुम गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। उस वक्त तुम्हारे सामने मैं उस गाड़ी में जलती रही, लेकिन तुम में से किसी भी आदमी ने मुझे नहीं बचाया। अगर उस वक्त तक मैं मर भी गई थी तो तुम लोगों ने मेरे शरीर को भी उस गाड़ी से बाहर नहीं निकाला और तुम लोग सिर्फ बगल में खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। इसी वजह से मरने के बाद मैंने यह चीज़ सोच ली थी कि एक ना एक दिन मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगी। और आज मुझे यह मौका मिला है क्योंकि आज इस गाड़ी में पूरे के पूरे गांव के लोग ही हैं और आधे से ज़्यादा वही लोग हैं जो उस दिन मेरे एक्सीडेंट के वक्त वहाँ पर मौजूद थे और मुझे अपनी आंखों से जिंदा जलता हुआ देख रहे थे। और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला लूँगी। अब जैसे ही मैंने उस चुड़ैल के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब मैं उस चुड़ैल के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था, लेकिन उस वक्त रोते हुए मेरे मुंह से वो रोने की आवाज़ भी ठीक तरीके से नहीं निकल रही थी क्योंकि मेरा गला पूरी तरीके से दबा हुआ था और उस दबी हुई आवाज़ में ही मैं रो रहा था। मुझे उस तरीके से रोता हुआ देखकर वो चुड़ैल अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर तुम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मेरी रूह को कितनी ज़्यादा शांति मिल रही है और मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मैं कितने दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी इसका तुम्हें पता भी नहीं है। मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था कि एक ना एक दिन मैं भी तुम लोगों को उसी तरीके से तड़पता हुआ देखूं जिस तरीके से उस दिन मैं तड़पी थी। और देखो, आखिर आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। मुझसे यह बात कहकर वो चुड़ैल फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। अब मैं अपनी नज़रों को घुमाकर उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों की तरफ देख रहा था कि काश उनमें से किसी को होश आ जाए और कोई आकर मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा ले। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद वो लोग अब तक मर चुके होंगे और अब मैं सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ भगवान ही इस चुड़ैल के चंगुल से बचा सकता है। ये सोचने के बाद मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरह से इस औरत की इस डरावनी आत्मा से बचा लो। उस दिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में मेरी तो क्या गलती थी। मैं तो उस वक्त काफ़ी छोटा बच्चा था। उस दिन मैं तो इसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आज मुझे तो बिना गलती के ही उसकी सज़ा मिल रही है। आप मेरे साथ ऐसा मत करो और मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा लो। अब मैं बार बार मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। अभी मैं भगवान से यह प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से उस सड़क पर एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है और थोड़ी ही देर में वो रोशनी मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आती है। जब वो रोशनी मेरे बहुत ज़्यादा करीब आती है तो मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ किसी गाड़ी की थी। जब मैं पलटकर उस तरफ देखता हूँ तो वो हमारे गांव की ही गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी उस दूसरी बारात में गई थी जो गांव के किसी दूसरे लड़के की शादी थी। लेकिन जब उन गाड़ी वालों ने उस सड़क पर हमारा वो एक्सीडेंट देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक लिया था और अब उस गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग जल्दी से उतरकर हम लोगों की मदद के लिए वहाँ पर आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वापस से अपनी नज़रों को सामने की तरफ करता हूँ तो अब वह चुड़ैल मेरे ऊपर से गायब थी और जब मेरी नज़र उस पिकअप की तरफ जाती है तो मैं देखता हूँ कि वह चुड़ैल अब उस पिकअप की तरफ जा रही है
फिर वो उस पिकअप की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उस पिकअप को स्टार्ट करती है और उन फटे हुए टायर में ही उस पिकअप को पीछे की तरफ लेकर जाती है। जब गांव के लोग यह देखते हैं कि कोई उस पिकअप को स्टार्ट करके पीछे की तरफ लेकर जा रहा है तो उनको लगता है कि शायद ये उस पिकअप का ड्राइवर है, और अब वो हल्ला मचाने लगते हैं कि पकड़ो पकड़ो, वो पिकअप वाला ड्राइवर भाग रहा है। लेकिन तभी वह चुड़ैल उस पिकअप को बहुत तेज़ पीछे की तरफ लेकर जाती है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही उस पिकअप में अचानक से एक बहुत तेज़ धमाका होता है और वो पिकअप एक आग का गोला बन जाती है। उस आग में शायद वो चुड़ैल भी उस वक्त जल गई थी। इसके बाद वो लोग फ़ोन करके दूसरी गाड़ियां बुलाते हैं और हम सभी लोगों को अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन उस दिन भगवान की कृपा से उस गाड़ी में जितने भी लोग थे वो सभी लोग जिंदा थे और अस्पताल में इलाज करवाने के बाद उन लोगों को उनके घर भेज दिया गया था। लेकिन उस दिन मुझे मेरे गांव के लोगों की सभी बातों पर यकीन हो गया था। उस दिन मैंने साक्षात अपनी मौत के दर्शन किए थे। आज भी जब मैं उस रास्ते से कहीं जाता हूँ तो उस वक्त उस जगह से गुजरते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधानी से गुजरता हूँ, और रात के वक्त तो उस जगह से आने जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मैं कहीं पर गया हुआ होता हूँ और वापस आते आते मुझे शाम हो जाती है तो मैं बीच रास्ते में ही किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पर रुक जाता हूँ और सुबह होने के बाद घर पर आता हूँ। रात के वक्त में उस रास्ते से बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं आता हूँ, क्योंकि उस रास्ते के अलावा हमारे घर पर आने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वही एक स्टेट हाईवे है जो हमारे गांव के बगल से गुजरता है और गांव में आने वाले हर इंसान को उसी तरफ से आना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।